नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्पीक इट आउट विद शिवाली में। तो आज मेरा रूप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी। तो आज थोड़ा समय मिला और मैंने एक बहुत अच्छी-सी कहानी आपके लिए ढूँढी। आखिर में जब ये कहानी ख़त्म होगी तो हम ज़रूर बात करेंगे कि इस कहानी से हमने क्या सीखा या आज के दौर में इस कहानी का क्या महत्व है, क्या ये सही है, सच है या गलत है। तो मैं जानती हूँ मैं बहुत वक़्त से बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें ला रही हूँ और इस चैनल का मकसद जो ओरिजिनल था अंग्रेज़ी सिखाना वो थोड़ा-सा धूमिल हो गया है, थोड़ा-सा खो गया है। पर मैंने बीच में एक इंग्लिश की वीडियो डाली थी और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से वापस से अपनी इंग्लिश वीडियोस भी लाऊं। आपको पता है मेरे साथ एक छोटी-सी प्रॉब्लम कहूँ या ये कहूँ कि बहुत मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, मैं खाली नहीं बैठ पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी जीती हूँ कि बस सुबह नौकरी गई, सुबह बच्चे को भेजा और नौकरी गई और ऑफ़िस से आकर अपना बस रूटीन का काम किया और ख़त्म। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। वो कुछ न कुछ नए की खोज में ही ये वीडियोस बनाना एक एस्पेक्ट है उसका या एक तरीका है कि मैं कुछ नया कर पाऊँ। और उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं घर में या अपने खाली टाइम में करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। और स्पेशली जब से मैं यहाँ आई हूँ दूसरे देश में, तो यहाँ मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि यहाँ पर अ, दिल्ली के मुकाबले थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है क्योंकि जो ऑफ़िस है वो घर से काफ़ी पास है, तो थोड़ा समय जो ऑफ़िस आने-जाने में दिल्ली में 3 घंटे बर्बाद होते थे, वो यहाँ मिल जाते हैं। 3 नहीं तो 2 घंटे या ढाई घंटे यहाँ मिल जाते हैं, तो इसलिए खुद के लिए कुछ समय निकाल पाती हूँ। और आज शुरू करते हैं। अभी ऑफ़िस से आई हूँ, बैठी थोड़ी देर, आपके लिए कहानी ढूँढी, एक अच्छी-सी कहानी मिली और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी लिखी है उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा एक हिंदी के राइटर हैं, लेखक हैं जिनकी लिखी ये कहानी है और इसका कहानी का नाम है वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान जितना था उस सब पर एक नज़र डाली। 2 बक्से, एक डोलची और एक बाल्टी। ये डिब्बा किसका है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख और कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं साहब, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, यानी एक खालीपन, कुछ ऐसा अनुभव किया जो उस जगह को छोड़ते हुए उन्हें महसूस हो रहा था। और जैसे एक परिचित स्नेह, आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो, यानी एक संसार उनका यहाँ बसा हुआ था, प्यार था जिसमें एक घर उन्होंने बसाया था, अब उस जगह से उनका नाता टूट रहा था। तो कभी-कभी हम लोगों की खबर लेते रहिएगा साहब, गणेशी ने बिस्तर में रस्सी बांधते हुए कहा। कभी ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, और इस मौसम इस बार अपनी बिटिया की शादी कर देना। गजाधर जी बोले। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। गणेशी ने जो कपड़ा ऐसे अंगूछा लटका रखा था उससे अपनी आंखें पोंछी क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थीं। गजाधर बाबू अब जा रहे थे। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता, गणेशी बोला। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने के कारण बहुत ही कुरूप, बहुत ही बदसूरत और खाली-खाली लग रहा था। आंगन में जितने पौधे लगाए थे, वो सब पौधे आसपास के लोग ले गए थे और जहाँ-तहाँ देखो तो वो मिट्टी बिखरी पड़ी थी। पर पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने की जो
उन्होंने कल्पना इतने सालों में की थी, जो उन्होंने अकेलापन या दूरी उनके इतने साल सही, वो दूरी मिटने की जो खुशी थी अब, क्योंकि आखिरकार अब वो अपने परिवार के पास वापस जा रहे थे, वो सब उन उन खुशी ने उस खुशी ने इस सब दुख को कम कर दिया था। मतलब वो खुशी इतनी बड़ी थी कि वो सब पे हावी हो गई थी। गजाधर बाबू खुश थे। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 45 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वो एक दिन अपने परिवार के साथ खुशी से रहेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव, अपने अकेलेपन का बोझ उन्होंने इतने साल सहा। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और उनकी जो बड़ी बेटी थी कांति, उनकी शादी कर दी थी। 2 बच्चे बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे थे, यानी गजाधर बाबू के 4 बच्चे थे। गजाधर बाबू ने के नौकरी के कारण अधिकतर उनकी जो ड्यूटी होती थी वो छोटे-छोटे स्टेशनों पर रहती थी, और उनके बच्चे और पत्नी शहर में रहते थे, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। और यही तो हम लोग देखते हैं ना कि अपने आस-पास हमारे कितने इस तरह के परिवार हैं, जिसमें माता या पिता बच्चों की पढ़ाई के कारण खुद की एक दूसरे का जो पारिवारिक सुख है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या उसको सिर्फ़ इसलिए कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें, वो अलग-अलग रहते हैं, परिवार के बिना रहते हैं, और खुद को वो कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसे हमारे आर्मी, बीएसएफ और स्पेशली ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, इनके लोग हैं, या ये कहें इनफैक्ट अब तो गाँव से आकर लोग शहरों में बस रहे हैं, तो परिवार छोड़कर आते हैं, नए शहर में आकर फिर से नया घरौंदा बसाते हैं, इसी उम्मीद में कि बच्चों को अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो यही सब गजाधर बाबू ने भी अपनी ज़िंदगी में किया था। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत ही प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, और उसी प्रेम की उन्हें आकांक्षा भी थी अब अपने परिवार से, जब वो इतने सालों बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। और जब कभी बहुत वर्षों पहले उनका परिवार उनके साथ था, तो वो ड्यूटी से लौटकर बच्चों के साथ हँसते थे, खेलते थे, पत्नी से भी अपने मन की बात करते थे और बहुत खुशी का अनुभव करते थे। अब क्योंकि बीवी बच्चे सब जा चुके थे, वो यहाँ इतने साल रहे, तो अब उनका जीवन बिल्कुल सूनेपन से भर उठा था। खाली जितना वक़्त मिलता था, वो घर में नहीं टिक पाते थे। तो अब क्या हुआ कि और उनका जो व्यवहार था वो एक कवि की तरह था, तो इस वजह से उन्हें अपनी पत्नी की बातें जो रह रहकर उन्हें याद आती थी, पत्नी का प्रेम, उसका स्नेह याद आता था। दोपहर की जब कभी गर्मी हुआ करती थी, तो तब भी 2 बजे तक उनकी पत्नी आग जला के रखती थी और इंतज़ार करती थी कि स्टेशन से गजाधर बाबू वापस लौटेंगे और वो गरमा-गरम चूल्हे की रोटियां उनको बनाकर खाने को देगी। और मना करने के बावजूद भी वो गरम-गरम रोटी उनको पसार के दे देती थी, परोस के दे देती थी। और बहुत प्यार से वो उन्हें वो खाना खिलाया करती थी। तो यही सब वो महसूस कर पा रहे थे कि वापस से मैं जाऊँगा और वही प्रेम और वही स्नेह मुझे अपने परिवार से मिलेगा। तो जब वे थके हारे बाहर से आते थे, उनकी आहट मिलते ही उनकी पत्नी रसोई में से आती थी, और उनकी पत्नी की आँखों में वो एक लज्जा, वो एक प्रेम, वो एक शर्म होती थी जो उनको देखकर आ जाती थी और मुस्कुरा उठती थी। गजाधर बाबू को तब हर एक छोटी बात उस समय याद आ रही थी, और वो ये सब सोच-सोच कर मतलब इतना वक़्त जो उन्होंने बिताया, बहुत उदासी के साथ बिताया। और अब कितने वर्षों बाद उन्हें वापस से वो अनुभव होने जा रहा था, वो अवसर मिलने जा रहा था, जहाँ वो अपने परिवार के साथ वापस से समय बिताने जा रहे थे। आखिरकार गजाधर बाबू अपने घर यानी शहर वापस आ गए, या शहर आ गए अपने ट्रांसफ़र के बाद, रिटायरमेंट के बाद।
टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रह कर कह कहों की आवाजें आ रही थी। कह कहो यानी अंदर से हंसने की, ठहाके लगाने की आवाजें आ रही थी। इतवार का दिन था। इनके सब बच्चे इकट्ठा होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। अचानक से गजाधर बाबू जो इतने वर्षों तक अकेले रहे थे, वो आवाजें सुनकर, वो घर का माहौल देखकर उनके चेहरे पर एक एक मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वे बिना खांसे अंदर चले गए। अब जैसे हाँ, आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत में या हमारे नॉर्थ इंडिया में एक स्पेशली एक चीज़ है कि जब घर के बड़े बूढ़े घर के अंदर प्रवेश करते हैं या घर में आते हैं और घर में अगर बहू होती है तो एक खांसने की आवाज़ निकालते हैं ताकि बहू को पता चल जाए कि घर में ससुर या घर के बड़े बूढ़े आ रहे हैं, और फिर घर बहू सर पे पल्ला रख ले, या अगर वो किसी ऐसी अवस्था में हो कि वो अनईजी हो तो वो थोड़ा सा तैयार हो जाए। गजाधर बाबू उसी तरह मुस्कुराते हुए जब वो कमरे के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा नरेंद्र कमर पर हाथ रखकर डांस कर रहा था। शायद किसी फिल्म की गाने पे डांस कर रहा था या एक्टिंग कर रहा था। और उनकी बेटी थी छोटी बसंती, जो बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी। और उनका जो बड़ा बेटा था अमर, उसकी बहू को जैसे कोई होश ही नहीं था, मतलब, और वो ऐसे ही खड़ी थी। तो जैसे ही, और वो खूब ज़ोर ज़ोर की हंस रही थी। जैसे ही गजाधर बाबू को देखा वैसे ही नरेंद्र एकदम से चुप होके बैठ गया और वहाँ रखा हुआ चाय उसने रखी थी, उसको प्याले को उठा लिया। बहू को भी होश आया कि ससुर जी से आसपास आके खड़े हैं, तो उसने भी एकदम से अपना सर पे पल्लू रख के उसने माथा ढक लिया। सिर्फ एक केवल बसंती ही थी, यानी गजाधर बाबू की बेटी, जो बार बार अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी। गजाधर बाबू ने भी मुस्कुराते हुए उन सबको देखा और अपने बेटे नरेंद्र को बोला, क्यों नरेंद्र, नकल कर रहे थे? तो गजाधर बाबू ने यही सोचा था कि इतने सालों बाद अपने परिवार से आके वो मिलेंगे तो वही प्रेम और वही स्नेह जो किसी वक्त में उन्हें अपने बच्चों के साथ था या बच्चों को उनके साथ था, वो उन्हें मिलेगा। लेकिन नरेंद्र का जवाब आया, कुछ नहीं बाबूजी, और बस ऐसा कहकर वो चुप हो गया। गजाधर बाबू ने सोचा था कि वो भी ये जो मजाक, हंसी मजाक चल रही थी, वो इसका हिस्सा बनेंगे और खुश होंगे, उनके साथ हंसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जितने वहाँ लोग थे सब कुंठित हो गए, सबको गुस्सा आ गया, या सब एक इरिटेट से हो गए कि ये क्यों ही कमरे में अंदर आ गए। इससे उनके मन में, गजाधर बाबू के मन में थोड़ी सी चिढ़न या एक खिन्नता आई कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने मेरे आने के बाद। बैठते हुए बोले अपनी बेटी को कि बसंती, जा मेरे को चाय दे दे, तेरी अम्मा की अभी पूजा चल रही है, हाँ बता। तो बसंती माँ को कोठरी में देखा और बोली, हाँ मम्मा, माँ की अभी पूजा चल रही है और वो आती होगी। और प्याले में उनके लिए उसने चाय छानने लगी, जो चाय पहले से बहू ने बना रखी थी। बहू चुपचाप चली गई। अब नरेंद्र भी जो चाय अपनी पी रहा था, उसने भी चाय पिया और वो भी चला गया। तो केवल अब उस कमरे में बहू भी चली गई, नरेंद्र भी चला गया, पत्नी पूजा कर रही थी। बसंती थी जो अपने पिता की शर्म के कारण उस जगह में पिता के साथ बैठकर अपनी माँ का इंतजार करने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी ही थी, फिर कहा कि बेटी ये चाय तो फीकी है। तो बसंती बोली, लाइए और मैं चीनी डाल देती हूँ। लेकिन गजाधर बाबू बोले कि रहने दो, अभी तुम्हारी अम्मा आ जाएगी, चलो उसके साथ पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में जल लिए और लोटा लिए निकली और कोई स्तुति कहती है और तुलसी में उसने जल दे दिया। उन्हें देखते ही ऐसा लगा कि बसंती बस इंतजार कर रही थी कि कब माँ आए और पिताजी को वो छोड़कर वहां से उठे। वो भी उठकर चली गई और पत्नी आकर गजाधर बाबू को देखती है और कहती है, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब लोग कहाँ गए? गजाधर बाबू को ऐसा लगा जैसे उनके मन में या उनके गले में एक फांस अटकी हुई थी, जिसको महसूस कर रहे थे, और वो फिर भी नहीं कह पा रहे थे। और कुछ सक पकाते हुए उन्होंने कहा कि सब अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे हैं। तो इस तरह गजाधर बाबू बस इस चीज़ को भूलने में लग गए। पत्नी आकर चौके में बैठ गई उनके साथ और उन्होंने फिर पत्नी ने अपनी नाक और भौं चढ़ाकर चारों ओर देखा और देखा कि घर में झूठे बर्तनों का ढेर लगा है। और फिर वो किलसने लगी, गुस्सा करने लगी
कहा, सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म नाम का कुछ नहीं है, जाकर सीधे चौके में घुस जाओ, यानी सीधा रसोई में घुस जाओ। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा, पुकारती रही और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो फिर चिल्लाकर बोली, अपनी पति की ओर देखकर बोली कि बहू ने भेजा होगा जरूर बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक अपने नौकर गणेशी की याद आई, जो उनके साथ रेलवे क्वार्टर पर रहा करता था। रोज सुबह पैसेंजर जब ट्रेन आने वाली होती थी, उससे पहले ही गर्मा गर्म पूड़ियाँ और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते थे तब तक उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी इतनी बढ़िया होती थी कि कांच के ग्लास में ऊपर तक लबालब भरी होती थी, और 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, लेकिन गणेशी की चाय पहुंचने में कभी देरी नहीं होती थी। लेकिन क्या मजाल कि कभी उसे एक बार भी गजाधर बाबू ने कुछ याद दिलाया हो, यानी गणेशी अपना सारा काम खुद बिल्कुल टाइम से कर लेता था। अब इधर पत्नी की शिकायत भरा स्वर सुन के उनके विचारों को, जो वो एक शांत जीवन से आए थे, उसको बड़ा एक आघात पहुंचा कि वो वापस किस किस जगह आ गए हैं। जो स्नेह, जो प्रेम या जो अपनापन उन्होंने महसूस किया था, वो सब यहाँ नहीं था। उनकी पत्नी कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है मेरा, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते मेरी उम्र बीत गई है, कोई जरा मेरा हाथ नहीं बटाता। तो गजाधर बाबू बोले कि बहू क्या करती है फिर? पड़ी रहती है बिस्तर पर, और बसंती को कहो तो वो तो कॉलेज जाना होता है, उसे तो अपनी पढ़ाई के बहाने हैं। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज लगाई, बसंती इधर आओ। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना तुम बनाओगी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, और सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। तो गजाधर बाबू ने प्यार से समझाने की कोशिश की कि तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो चली है, उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची है, और तुम हो और तुम्हारी भाभी है, दोनों को भाभी को मिलकर घर का काम करना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता इसका पढ़ाई में, लगे कैसे, शीला के घर से फुर्सत नहीं मिलती, जिसके बड़े बड़े लड़के हैं और शीला के घर में हर वक्त वहां घुसी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मेरी बात नहीं सुनती। नाश्ता करके गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और इतनी ऐसी अस्त व्यस्तता उस घर में हो रखी थी, लेकिन गजाधर बाबू के लिए एक व्यवस्था कर दी गई थी। उसमें गजाधर बाबू के लिए ये व्यवस्था थी कि उस घर में जो गजाधर बाबू ने बनाया था, आखिरकार गजाधर बाबू के लिए ही कोई जगह नहीं थी। ऐसा था कि जैसे किसी मेहमान के लिए कोई अस्थाई प्रबंध करते हैं ना, टेम्परेरी जुगाड़, वो कर दिया गया था। जैसे एक बैठक थी, बैठक में दीवारें थी, बैठक यानी हम आजकल ड्राइंग रूम है, पहले ज़माने में से बैठक कहा जाता था। तो बैठक में कुर्सियों, दीवार के साथ सारी कुर्सियां सटी हुई थी, और उसके बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी छोटी सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही, अचानक ही इतना अस्थाई महसूस करते थे कि उन्हें वो घर घर महसूस नहीं होता था, और उन्हें बस याद आती थी अपने उस रेलवे क्वार्टर की, जहां उन रेलगाड़ियों की आती जाती आवाज़ और थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर एक लक्ष्य से दूसरे तक जाती उन आवाज़ में भी उन्हें एक मधुर संगीत का अनुभव होता था। अब ये घर छोटा होने के कारण बैठक में ही उनका प्रबंध किया गया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा ज़रूर था, लेकिन उस कमरे में चारों ओर अचारों के मर्तबान, अचारों के बर्तन, दाल, चावल और कनस्तर, कनस्तर यानी टिन, घी के डब्बे, ये सब था। साथ में पुराने बिस्तर, रजाइयाँ, दरियाँ, ये सब लिपटी पड़ी थी। तो बेसिकली जो उनकी पत्नी थी, उनका भी जो रहना था वो इसी तरह का था। और उनके पास बड़े से एक बड़ा बक्सा था, जो पहले कभी ट्रंक हुआ करते थे सभी घरों में, उसमें सारे गर्म कपड़े रखे थे। एक वो अलगनी बंधी हुई थी, अलगनी आप समझते हैं, वो दीवार में ठोक के हम बांध देते थे रस्सी से कपड़े टांगने के लिए।
ऐसे लटकाने के लिए, जिस पे बसंती कोई भी कपड़ा लटका देती थी। और उस कमरे में मतलब कुछ जगह नहीं थी, तो बसंती उसमें कैसे रहती थी वही जाने। बसंती मतलब बसंती की माँ। तो घर का दूसरा जो कमरा था वो अमर और उसकी बहू को दिया हुआ था, और जो तीसरा कमरा था वो सामने की ओर था, बैठक के सामने था। तो उसमें ये बसंती और उनका बेटा नरेंद्र जो थे छोटे बच्चे रहते थे। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें जो जो कमरा खाली किया गया था, मतलब बैठक थी, उसमें कुछ और सामान भी पड़ा था, जो सामान को उठाकर इधर उधर कर दिया गया था। अब जब गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ रहने लगे, तो जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वो अपनी चटाई बैठक में डालकर गजाधर बाबू के साथ बैठ जाती। इसी तरह एक दिन चटाई लेकर बैठ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वो जानना चाहते थे कि आखिर घर में क्या हो रहा है। वह घर का रवैया देख रहे थे और वो निराश थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, खर्चा कम करना होगा। ये सुनते ही उनकी पत्नी बोली, सभी खर्चा तो वाजिब है, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ सुबह करते करते, मतलब यही जमा घटा पूरी जिंदगी करते करते मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। ना मन का पहना, ना मन का ओढ़ा। यानी वो अपनी निराशा दिखा रही थी कि गजाधर बाबू की जो नौकरी थी वो इतनी उसमें तनख्वाह इतनी कम थी कि ये लोग कभी संतुष्टि का जीवन नहीं जी पाए। गजाधर बाबू ये सुनकर बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने बड़ी ही एक विस्मित यानी बहुत आश्चर्य वाली दृष्टि से देखा अपनी पत्नी की ओर कि अपनी हैसियत मैं तुमसे तो नहीं छुपाई, तुम तो जानती थी सब मेरे बारे में। और उनकी पत्नी जब ये तंगी, ये परेशानी का जो बता रही थी, तो ये बहुत स्वाभाविक था, नॉर्मल था कि सहानुभूति तो नहीं मिलती उन्हें गजाधर जी से ना, क्योंकि गजाधर जी ने कभी कुछ अपने ऊपर तो खर्च नहीं किया था। तो गजाधर जी को ये जो अनुभव था, ये बहुत बुरा लगा और उन्हें खटका। उससे यदि राय या कोई बात की जाती कि कैसे करे, तो उनकी पत्नी चिंता ज़्यादा दिखाती थी, शिकायतें ज़्यादा दिखाती थी और संतोष कम। ऐसा लगता था कि परिवार की सब परेशानियों के लिए गजाधर बाबू ही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के हैं, बच्चे हैं, सिर्फ रुपए ही आदमी को अमीर नहीं बनाता ना। गजाधर बाबू ने कहा, और कहने के साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ये उनके अंदर मन की एक एक्सप्रेशन था, उनके मन की सोच थी। लेकिन उनकी पत्नी कोई बात कहाँ समझ आती। हाँ, बड़ा सुख है, बहुत सुख है, बहू से भी बहुत सुख है, हर चीज़ से बहुत सुख है। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। क्योंकि गजाधर बाबू ने कहा था कि सुबह का काम बहू करेगी, शाम का बेटी, तो इसलिए अब उनकी पत्नी को ये भी चिंता सता रही थी। कहकर पत्नी ने आंखें बंद की और सो गई। गजाधर बाबू बैठे बैठे पत्नी को देखते रहे। क्या यही थी उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श और जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? उन्हें लगा था कि वह लावण्यमयी, लावण्य यानी प्रेम से भरी हुई युवती जीवन की राह में कहीं खो सी गई है, और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। यानी उनके मन और उनके जो दिल में वो जो प्रेम था, या जो उनकी पत्नी थी, ये वो नहीं है, ये कोई अपरिचित है जिसको वो नहीं जानते हैं। गाड़ी बहुत ही गहरी नींद में डूबी हुई उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडोल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन यानी चेहरे की चमक खो चुकी थी और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग यानी बिल्कुल लगातार दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। तो ये है आज की कहानी। अभी ये कहानी और रहती है पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ और फिर लेकर आऊँगी इसका दूसरा पार्ट, और फिर देखेंगे गजाधर बाबू की ज़िंदगी में क्या कुछ घटित होता है जब 60 साल या इतने सालों की 65 सालों की नौकरी उम्र में वो लौटकर परिवार के पास आते हैं, तो परिवार से जो स्नेह या प्यार या अपनापन उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला।
और जो पत्नी का प्रेम उन्हें चाहिए था, एक जीवन संगनी का जो ज़िंदगी भर जिसके लिए वो तरसे, अकेले रहे, वो भी नहीं मिला क्योंकि उनकी पत्नी खुद अपनी ज़िम्मेदारियों में अलग परेशान थी। तो देखेंगे आगे इस कहानी में क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू।